सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द पंडित्स लाइव मॉक टेस्ट 12 और इस मॉक टेस्ट को हम पूरा डिटेल में समझेंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इस मैं ना सिर्फ हमने जो क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए उनको डिस्कस करना है, बल्कि मैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको एक्स्ट्रा भी बताते रहता हूँ आपके एग्जाम के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किस तरीके से ज़रूरी है, ये हर चीज़ हम करते रहते हैं। तो फटाफट से जुड़ जाइए और फटाफट से भाई अगर आप जुड़ ही गए हैं तो आके एक तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रिसेंट टाइम में हमने बहुत क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के लिए दिया है। टॉप 50 वाली जो सीरीज है आप उसको जरूर पूरा का पूरा फॉलो करें, क्योंकि उसमें अच्छे लेवल की आपको प्रैक्टिस मिल जाती है और 50 क्वेश्चन के अंदर पूरा चैप्टर आपका रिवाइज भी हो जाता है। तो उस सीरीज को भी जरूर फॉलो करते रहे और फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। आइए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरुआत करते हैं आज के मॉक टेस्ट की। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और फटाफट से क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे कि क्या होगा इसमें एरर। ठीक है, ये एक्चुअली में क्या है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। सबसे पहले जनरली एरर आता था तो मुझे एरर का ध्यान है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है? पहली बार तो जो पोर्तुगीज की स्पेलिंग है ना, उसमें POR नहीं आता है, मतलब POUR नहीं आता है, POR आता है। तो दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए GUES होता है। ठीक है, तो GESE नहीं होता है, GUES होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही है आपका करेक्ट स्पेलिंग पोर्तुगीज का। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको इसमें ध्यान रख लेनी है। एक तो PORT होता है जिसमें पोर्ट की जो स्पेलिंग है, और जो गैस की स्पेलिंग होती है उसी तरीके से GUES होता है इसमें, ना कि GESE। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका अगला क्वेश्चन है। देखो मैंने आप लोगों के फीडबैक पर ही ये कोशिश करी है कि जो इसका ड्यूरेशन है उसको थोड़ा सा छोटा रखा जाए। पहले हमारा ड्यूरेशन लगभग 1.5 घंटे तक चला जा रहा था, जिसके लिए कुछ बच्चों को कहना था कि सर ड्यूरेशन ज़्यादा है, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी हम कम देंगे। दूसरा, मैंने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट है वो PPT में ही रखा जाए। जनरली क्या होता है कि जब मैं किसी क्वेश्चन में अलग से बहुत सारी चीज़ें लिखता हूँ तो वो लिख के अच्छा तो लगता है, लेकिन उसमें टाइम कंज्यूम हो जाता है बहुत ज़्यादा, और जब टाइम लग जाता है तो फिर बच्चों को लगता है कि सर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। सो आई विल ट्राई कि इसको 1 घंटे से छोटा ही रखा जाए। लगभग 50 से 45 मिनट के बीच में आप देखोगे कि हम मॉक को पूरा वाइंड अप कर लेंगे और काफ़ी सारी एक्स्ट्रा जानकारी भी लेंगे उसके बावजूद भी। ठीक है, सो रश्मिका इज लर्निंग टू डैश द डिमांड्स ऑफ हर न्यू वर्किंग। देखो कोप आपकी वर्ब होती है, इसके साथ में फ्रीक्वेंटली एरर के क्वेश्चन भी आते हैं। कोप के साथ में कभी भी आपको अप नहीं लगाना है, कभी भी आपको अप नहीं लगाना है। सिर्फ कोप विथ आपकी एक, आप फ्रेजल वर्ब कह सकते हैं या फिक्स्ड प्रेपोजिशन कह सकते हैं इसको। तो कोप के साथ में फिक्स है कि विथ आता है। तो कोप विथ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज के साथ में बेसिकली, जैसे मान लीजिए आजकल मॉडर्न डे में डिमांड चीज़ों की बढ़ती जा रही हैं, आप उसके साथ कोप विथ नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, वो चीज़ आपसे आगे निकल जा रही है। जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर घूमने चले गए, आपका सिलेबस थोड़ा सा आगे निकल गया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? कोप विथ करना पड़ेगा। तो कोप विथ करना बेसिकली जहाँ पे आप पिछड़े हुए हैं उसको पकड़ने का प्रयास करना, तो वही होता है कोप विथ का आपका करेक्ट सेंस। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, Had he known about the error, he would have corrected it before submission। अब आपको पता होना चाहिए when we talk about the conditional sentences। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो आप पाओगे मेजर 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फैक्चुअल कंडीशनल, जिसको हम जीरो कंडीशनल के नाम से भी जानते हैं, और इसमें क्या होता है कि दोनों ही क्लॉज में, इफ वाली क्लॉज में भी और मेन क्लॉज में भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस आता है, यानी कि ये फैक्ट को दिखाता है। कंडीशन भी अपने आप में एक फैक्ट है और उसका रिजल्ट भी अपने आप में एक फैक्ट है। इसका सेंस कुछ ये होता है कि अगर ये कंडीशन हुई तो रिजल्ट पक्का यही होगा। जैसे कि अगर एक सेंटेंस आपका बनता है कि इफ वी बॉइल वाटर इट इवेपोरेट्स, तो पानी को अगर बॉईल करेंगे तो उसका इवेपोरेट होना फिक्स है। ऐसा नहीं कि आज मन नहीं है जी, नहीं होता है ना। तो ये एक फिक्स है तो इसका मतलब फैक्ट है। साइंटिफिक फैक्ट को जीरो कंडीशनल, इफ वाली क्लॉज में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट और मेन क्लॉज में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा आपका जो होता है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है आपका? जहां पे इफ क्लॉज में प्रेजेंट का इंडेफिनिट या समटाइम्स कॉन्टिन्यूस या परफेक्ट भी आ सकते हैं, और जो मेन क्लॉज होती है वहां पे सेल विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कई बार वहां पे सेल विल की जगह कैन या मे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है फर्स्ट कंडीशनल, और इसको हम प्रेडिक्टिव कंडीशनल भी कह देते हैं। ये हमारी फ्यूचर की प्रेडिक्शंस को दिखाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि इफ आई गो देयर आई विल मीट राधिका, अगर मैं वहां गया तो मैं राधिका से मिलूंगा। अब ये फैक्ट नहीं है, फैक्ट होता तो ये पहले वाले में लिखा जाता, आई मीट राधिका लिखते, लेकिन ये फैक्ट इसलिए नहीं है। मान लीजिए मैं वहां गया, लेकिन हो सकता है वहां जाके मेरा मन बदल गया, कोई और अच्छा मिल गया, है ना, मतलब जस्ट फॉर फन। ठीक है, तो हो सकता है ना मिलने का मन हो,
ठीक है, हो सकता है बीच में ही लड़ाई हो जाए फोन पे ही, अब नहीं मिल रहे। तो ये क्या है, ये आपका फैक्ट नहीं हो सकता है। पानी के केस में क्या है कि इफ यू बॉयल वाटर, ठीक है, इट इवेपोरेट्स, उसका इवेपोरेट होना तय है, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि पानी का आज मन नहीं कर रहा, या पानी कहता है कि जी नहीं अभी ठंड पड़ रही है अभी नहीं इवेपोरेट होते हैं, वैसा नहीं होगा, है ना। तो वो फैक्ट है। तीसरा जो आपका होता है जिसको हम सेकंड कंडीशनल बोलते हैं, या फिर इनको हम हाइपोथेटिकल कंडीशनल भी बोल सकते हैं, जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर की अनरियल कंडीशंस को बताता है। ठीक है, इसमें इफ के साथ V2 आता है, मेन क्लॉज में आपका वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये अनरियल कंडीशंस जो प्रेजेंट की होती है, ये जैसे हमने कहा इफ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह कि कभी भी वॉज का प्रयोग नहीं होता है, वर का प्रयोग होता है। ठीक है, V2 आता है, सिचुएशन प्रेजेंट की होती है। तो इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता अगर राजा होता तो। ठीक है, या कोई भी ऐसा सेंटेंस आप ले सकते हैं, इफ आई वेंट देयर, अगर मैं वहां जाता, दैट मीन्स आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं वहां पे नहीं जा रहा हूं। ठीक है, सो आई वुड मीट राधिका, मैं राधिका से मिलता। सो क्योंकि ना तो मैं वहां पे जा रहा हूं और ना ही मैं राधिका से मिल रहा हूं, सो अनरियल कंडीशन अनरियल रिजल्ट, ये आपका सेकंड कंडीशनल होता है। एंड एक और जो कंडीशनल होता है वो होता है आपका थर्ड कंडीशनल, जिसको हम बेसिकली काउंटर फैक्चुअल कंडीशनल के नाम से भी जानते हैं। ये पास्ट की अनरियल सिचुएशंस को बताता है। जैसे इफ आई हैड met him yesterday, अगर मैं उससे कल मिला होता, I would have told him about you, मैंने उसको आपके बारे में बता दिया होता। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे इफ क्लॉज में हैड प्लस V3 आता है और मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस V3 आता है। ये तो थे कंडीशनल की एक प्रॉपर समरी फटाफट से। अब अगर हम इसके आगे बात करना चाहते हैं तो देखो क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंसेस खास करके फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को ही हम इन्वर्टेड फॉर्म में लिख सकते हैं। इन्वर्टेड फॉर्म में लिखने का मतलब होता है जहां पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट से पहले कर लेते हैं। अब इन्वर्टेड फॉर्म में कंडीशनल सेंटेंसेस को कैसे लिखते हैं, फर्स्ट कंडीशनल जो होता है उसमें क्या करते हैं हम कि इफ को तो ड्रॉप कर देते हैं और वहां पे शुड लगा देते हैं। शुड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, V1 आएगा, शुड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, V1 आएगा। यानी कि इफ आई मीट राधिका, इसको मैं लिख सकता हूँ शुड आई मीट राधिका, दोनों का मतलब सेम है। इफ आई मीट राधिका या शुड आई मीट राधिका, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, ऐसे ही जो सेकंड कंडीशनल होता है उसमें भी कंडीशन क्लॉज को हम बना सकते हैं। जैसे इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, इसको मैं लिख सकता हूं वर आई अ बर्ड, यानी इफ को हटा देना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाना है या वर्ब को आगे ले जाना है और आपका बाकी ऐसे बना देना है। ठीक है, सो वर आई अ बर्ड। ठीक है, और जो थर्ड कंडीशनल होता है जहां पे नॉर्मली क्या आता है, जैसे मैंने लिखा था ना इफ आई हैड मेट हिम टू, मतलब यस्टरडे, अगर मैं उससे कल मिला होता, तो इसी को इफ आई हैड मेट हिम को हम इन्वर्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो हैड आई मेट हिम। यानी कि यहां पे भी अगर हम देखेंगे तो हैड आ गया प्लस सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। यानी कि इसका जो मीनिंग है ना वो यही है, इफ ही हैड नोन, यानी कि ये वाला मीनिंग है इसका सेम। तो इसका मतलब है अगर इधर थर्ड कंडीशनल है तो इधर आपका क्या आना चाहिए, वुड हैव प्लस V3, एकदम सही है। यानी कि जो सेंटेंस है वो सही लग रहा है। अगर सही लग रहा है तो देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है। हैड के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आता, ये गलत है। डिड के बाद में सेकंड फॉर्म नहीं आता, ये गलत है। इफ ही हैड, अगर आपने हैड को ही से पहले लिखा है यानी इन्वर्जन है, इन्वर्जन है तो इफ का प्रयोग नहीं करेंगे, तो नो इंप्रूवमेंट इज द करेक्ट आंसर। मैंने देखो मैं डायरेक्टली नो इंप्रूवमेंट भी बता सकता था आपको तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट करके, बट मुझे लगा कि आपको एक बार कंडीशनल सेंटेंसेस पूरे के पूरे रिवाइज करा दिए जाए। और मैंने जल्दी इसीलिए रिवाइज करा दिया क्योंकि लिखा नहीं, लिखने में लग जाता तो बहुत टाइम लग जाता, इसीलिए नहीं लिखा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है सेलेक्ट द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस, यानी कि 3 सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होंगे, ऐसा हो सकता है नहीं ये डायरेक्शन थोड़ी गलत है, 3 तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट लग ही नहीं रहे। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, यानी 3 इनकरेक्ट है, 1 करेक्ट है आपका। ठीक है, पता नहीं है बार बार इसी क्वेश्चन पे टीम हर बार डायरेक्शन गलत क्यों डालती है, आई रियली डोंट नो। ठीक है, लास्ट मॉक में भी ऐसे डायरेक्शन गलत थी, उससे पिछले में भी ऐसे ही गलत थी फॉर सम रीजन। द कमिटी हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग, कमिटी आपका कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन के साथ में सामान्यतः आपकी वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं अनलेस एंड अनटिल उसके बीच में क्लियर कट डिवीजन दिखाई दे। यानी कि जहां पे हम ये कहना चाहें कि कमिटी आपस में आर्ग्यू कर रही है, अब कमिटी आपस में आर्ग्यू कर रही है दैट मींस कमिटी एक यूनिट के तौर पे आर्ग्यू नहीं कर रही है, उसके मेंबर्स आर्ग्यू कर रहे हैं। सो द कमिटी आर आर्ग्यूइंग लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम ये कह सकते हैं कि कमिटी के ओपिनियन अलग है, ओपिनियन एक बंदे के अलग नहीं होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्संस के अलग होते हैं, तो वहां पे कमिटी के साथ में प्लूरल लगा सकते हैं। कमिटी हो गया, जूरी हो गया, ऐसे वर्ड्स। तो कमिटी हो गया, जूरी हो गया, फैमिली हो गया, यही खास तौर पे आपके एग्जाम में आते हैं, तो इनका आपको ध्यान रख लेना है। तो कमिटी के साथ में हमें यहाँ पे हैव की नहीं हैज की जरूरत है, बिकॉज देयर इज नो
मतलब डिवीजन, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो कमिटी सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, डिसाइडेड मेन वर्ब है। क्या डिसाइड करा है, डिसाइडेड व्हाट, तो मतलब डिसाइडेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में 2+V1 इन्फिनेटिव आ गया, टू पोस्टपोन, पोस्टपोन करना यानी कि किसी चीज को टालना, ठीक है, पोस्टपोन कर दिया। क्या पोस्टपोन करना है, द मीटिंग, ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया पोस्टपोन वर्ब का। कब तक, तो अंटिल प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है, नेक्स्ट वीक, अगले वीक तक, ठीक है। तो ये तो आपका क्या था, गलत था, इनकरेक्ट था। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए जब दो सब्जेक्ट को नीदर नॉर से, ईदर और से, या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा जाता है तो वर्ब जो है वो पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अब वर्ब कहाँ पे है, वॉज है, वॉज के पास में क्या, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के हिसाब से वॉज का नहीं वर का प्रयोग करना चाहिए। सो नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर अवेयर ऑफ द चेंज, तो ये आपका सब्जेक्ट है, वर आपकी वर्ब है, अवेयर आपका एडजेक्टिव है, अवेयर के साथ ऑफ आता है, ऑफ का ऑब्जेक्ट हो जाएगा द चेंज यानी कि बदलाव। इन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है शेड्यूल, ठीक है। हैविंग आपका पार्टिसिपल है, ठीक है। हैविंग फिनिश्ड द रिपोर्ट, अब जैसे ही आप देखेंगे समटाइम्स वी स्टार्ट अ सेंटेंस विथ प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। हैविंग फिनिश्ड द रिपोर्ट, जैसे हम लिख देते हैं वॉकिंग इन द पार्क, आई वॉज बिटन बाई अ डॉग, है ना। तो आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है, जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में ये आईएनजी आ रखा हो और आगे जो सब्जेक्ट होता है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये जो इसका सब्जेक्ट है, देखो जब भी पार्टिसिपल एक फ्रेज आ जाता है आपका, तो पार्टिसिपल है दैट मीन्स वो वर्ब से बनाया गया है। और पार्टिसिपल्स के लिए मैं आपको बहुत बार बताता हूं, अगर आपने रीडिंग बूस्टर मेरा देखा है तो मैं आपको बहुत बार बताता हूं कि पार्टिसिपल अल्टीमेटली कुछ नहीं है, दे आर रिड्यूस्ड क्लॉजेस, ठीक है। पार्टिसिपल्स अपने आप में रिड्यूस्ड क्लॉजेज होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। तो पार्टिसिपल अगर रिड्यूस क्लॉज है, इसका मतलब है कि वहां पे देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ सब्जेक्ट, अगर क्लॉज है तो सब्जेक्ट रहा होगा। अगर सब्जेक्ट रहा होगा, वैसे भी देखो पार्टिसिपल एक वर्ब से बनाया जाता है, वर्ब से बनाया जाता है तो वर्ब में एक्शन होता है, अगर एक्शन होता है तो उस एक्शन को करने वाला कोई ना कोई तो होगा, देयर मस्ट बी समवन हु परफॉर्म द एक्शन, है ना। तो कोई ना कोई तो रहा होगा। इसका मतलब है इसका में सब्जेक्ट रेफरेंस चाहिए होता है। सब्जेक्ट रेफरेंस क्या बन सकता है, जो मेन क्लॉज का सब्जेक्ट होता है वही अल्टीमेटली आपका सब्जेक्ट रेफरेंस बन पाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें ये देखना होता है कि अगर पार्टिसिपल आ रखा है तो उसका सब्जेक्ट रेफरेंस सही है कि नहीं। तो कौन फिनिश करेगा इसको, तो टीम करेगी, इसका मतलब है टीम सब्जेक्ट रेफरेंस बन सकता है, बन सकता है, बन सकता है, इसका मतलब यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट आपको क्या कंसीडर करना होता है कि पार्टिसिपल भी हमारे दो प्रकार के आ जाते हैं। एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो आईएनजी फॉर्म से नॉर्मल बन जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल सामान्यतः तब यूज करते हैं जब एक्शन आपके साइमल्टेनियस हो, जैसे वॉकिंग इन द पार्क, आई वॉज बिटन बाई अ डॉग, जब मैं वॉक कर रहा था तो वॉक करने का एक्शन और कुत्ते के द्वारा काटे जाने का एक्शन दोनों एक टाइम के हैं। ऐसा नहीं कि पहले वॉक कंप्लीट हो फिर कुत्ता काटेगा, इंतजार कर रहा है कि ये आदमी वॉक कर रहा है, पहले वॉक कर लेने दो, वजन कम हो जाए तब खाऊंगा, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। ऐसे हम कह सकते हैं कि लाइक क्रॉसिंग द रोड, आई वॉज हिट बाई अ कार, ठीक है। तो जब मैं रोड को क्रॉस कर रहा था, तो क्रॉस करना और हिट करना एक टाइम के एक्शन है, तो साइमल्टेनियस एक्शन होता है, तो वर्ब भी आईएनजी फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर हमें ऐसा लगे कि ये वाला एक्शन पहले कंप्लीट होना चाहिए और ये वाला बाद में होना चाहिए, तो ऐसे केस में हमें नॉर्मल पार्टिसिपल की जगह पे परफेक्ट पार्टिसिपल की जरूरत होती है। और परफेक्ट पार्टिसिपल में हम हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, हैविंग प्लस V3। अब जैसे देखिए यहाँ पे रिपोर्ट को फिनिश करने के बाद में ही तो रिव्यू करेंगे। एक बात बताइए, जब रिपोर्ट फिनिश हो जाएगी तब रिव्यू करेंगे, सही बात है। इसका मतलब है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखा है, यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल है, और एग्जैक्टली ये सही है। समटाइम्स हम पैसिव पार्टिसिपल भी यूज करते हैं, अगर यहाँ पे ये जो आगे ऑब्जेक्ट वगैरह ना दे रखा हो और ट्रांजिटिव वर्ब हो, और हम ये देखें कि ये जो सब्जेक्ट है वो इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, ना कि उसका सब्जेक्ट रेफरेंस, तो ऐसे केस में बेसिकली क्या बना देते हैं, पैसिव पार्टिसिपल यूज कर लेते हैं, जहाँ पे बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, ठीक है। तो बीइंग प्लस V3 होगा तो पैसिव पार्टिसिपल होगा, ठीक है। जैसे लाइक मैं एक एग्जांपल ही लिख देता हूं, बीइंग बीटन by some goons, by some goons he was taken to hospital। अब देखो जैसे देखेंगे ना, बीट वर्ब है आपकी, अगर बीट वर्ब है तो ये जो ही है ये बीट का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, इसको तो पीटा गया है। तो सब्जेक्ट रेफरेंस जो है
वो अपने आप में बेसिकली पैसिव सेंस कैरी कर रहा है, पैसिव सेंस कैरी कर रहा है, तो बीइंग बीटन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। परफेक्ट आएगा तो हैविंग फिनिश्ड लिखेंगे, हैविंग प्लस V3। नॉर्मल आएगा तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म से काम चल जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल मतलब परफेक्ट था, क्योंकि रिव्यू बाद में करेंगे, पहले ये फिनिश होगा, तो परफेक्ट पार्टिसिपल आ रखा है, यहाँ तक ठीक है। क्या फिनिश करा है, तो द रिपोर्ट उसका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। द टीम आपका सब्जेक्ट है, जो कि इसका सब्जेक्ट रेफरेंस बन पा रहा है, तो ठीक है। क्या रिव्यू करा है, तो रिव्यूड आपकी वर्ब है और द रिजल्ट उसका ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये तो पक्का सही है सेंटेंस। अगर ये सही है तो आंसर तो ये हो जाएगा। लास्ट को देखो या मत देखो, क्योंकि पहले दोनों तो गलत थे। बाकी फिर भी देख लेते हैं। सी इज वन ऑफ दोज, तो सी सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन आपका प्लूरल होता है, दोज इंडिविजुअल्स प्लूरल नाउन है, दोज आ गया, ठीक है। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसका एंटीसीडेंट क्या है, इंडिविजुअल्स है। इंडिविजुअल्स अगर एंटीसीडेंट है तो आर का प्रयोग करेंगे, ना कि इज का। तो हु आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड, जो हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं। फॉर प्रेपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है एनी इवेंचुअलिटी, कोई भी इवेंचुअलिटी अगर होती है तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं। तो इसमें भी एरर था, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है कीन इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, इसको क्या बोलते हैं। देखो, एक वर्ब होती है आपकी रेलिस, रेलिस करने का मतलब होता है टू एंजॉय समथिंग, ठीक है, किसी चीज को लेके मतलब इंजॉय करना किसी चीज को लेके। स्टबन का मतलब जिद्दी होता है, अपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ फीलिंग्स। यहाँ पे पैथी फीलिंग्स को दिखाता है, ए एब्सेंस को दिखाता है, एब्सेंस ऑफ फीलिंग्स, फीलिंग्स की कमी, अपैथी। टेलीपैथी, टेली का मतलब होता है दूर से, पैथी मतलब फीलिंग्स, जब आप दूर से फीलिंग्स को समझ जाए तो टेलीपैथी हो जाता है। सिम्पैथी, जहाँ पे सिम का मतलब हो जाता है सिमिलर, और पैथी यानी कि फीलिंग्स, तो जब फीलिंग्स आपकी सिमिलर हो जाए तो सिंपैथी होती है। ऐसे देख लेंगे आगे, एविडिटी, एविडिटी आपने बार बार सुना होगा, ही इज एन एविड लर्नर। एविड का मतलब ही होता है एंथुजियास्टिक, एविड मतलब एंथुजियास्टिक। सो एविड आपका जो एडजेक्टिव है, उसी से एविडिटी आपका नाउन बनता है। सो जहां पे एंथुजियाज्म होगा, कीन इंटरेस्ट, कीन का मतलब होता है जो थोड़ा सा, मतलब अगर कोई व्यक्ति कीन है तो उत्सुक है, वो जानने के लिए चीजों को क्यूरियस है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा एविडिटी। तो एक बार सारे चीजें देख लेंगे, तो इंजॉयमेंट और एप्रिसिएशन ऑफ समथिंग, ये वर्ब नाउन दोनों हो सकता है। रेलिस, स्टबन जिद्दी होता है, अपैथी उदासीनता होता है, एविडिटी। अपैथी के सिनोनिम में आप याद रख लेना, जो स्टोइसिज्म होता है वो आ जाता है, तो कोई स्टोइक है वो बेसिकली अपैथेटिक हो जाएगा। सो अपैथी नाउन है, अपैथेटिक आपका एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। इसका एक बढ़िया सिनोनिम इनडिफरेंस आ जाता है। इनडिफरेंस का मतलब होता है बेसिकली लैक ऑफ फीलिंग्स, ठीक है, तो वो भी होता है, ध्यान देंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट, अगला आपका क्वेश्चन है रश्मिका टेक्स अप हर मदर इन लुक्स एंड पर्सनैलिटी। देखो, पहली बात तो रश्मिका आपका सब्जेक्ट है, बहुत आ रखा आज रश्मिका है ना, दूसरी बार आ गया आई गेस, है ना। तो मॉक टेस्ट में लग रहा है कि नब भाई, मुझे लग रहा है अब तक शादी वादी नहीं हुई थी, तो कुछ लग रहा है कोई सीन है। क्या लगता है आप लोगों को भी, बताओ एक बार। मॉक को देख के तो मुझे लग रहा है रश्मिका रश्मिका रश्मिका, तो मैं भी मैसेज करूंगा एक बार नब भाई को कि क्या सीन है, मतलब कब, हो सकता है जल्दी इनविटेशन आने वाला हो, है ना। आप लोगों को क्या लगता है, रश्मिका नब भाई कैसा कैसा रहेगा, है ना। देख लेते हैं एक बार। सो रश्मिका टेक्स अप हर मदर इन लुक्स एंड पर्सनैलिटी, तो रश्मिका सब्जेक्ट है, टेक्स अप आपकी फ्रेजल वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट है हर मदर, इन प्रेपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है लुक्स। अब देखो, लुक यहाँ पे वर्ब नहीं है, नाउन है, ठीक है। एंड क्योंकि ये नाउन है और प्लूरल नाउन बना रखा है, लुक्स का मतलब है जो जैसी वो दिखती है, तो हम इसको लुक्स ही लिखते हैं जनरली। इसके अलावा एंड आपका कंजंक्शन है, पर्सनैलिटी भी एक नाउन है, यानी कि ये दोनों ही इनके ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एरर क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे जो रश्मिका है, ये टेक्स अप। अब देखो, टेकअप, व्हेन वी टेक अप समथिंग, तो इसका मतलब होता है टू स्टार्ट, कोई जिम्मेदारी वगैरह ले लेना, ठीक है, किसी काम को करना स्टार्ट कर देना, तो टेकअप का तो नहीं बन पाएगा यहाँ पे, ठीक है। टेक ओवर बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी एक पर्सन से कोई दूसरी जिम्मेदारी ले लेते हैं, टेक ओवर, किसी कंपनी वगैरह को टेक ओवर करते हैं, ठीक है, तो वो टेक ओवर होता है। टेक डाउन, टेक डाउन, टेक डाउन एक तो किसी को बेसिकली हटा देना रास्ते से, उसको भी टेक डाउन बोल देते हैं। टेक डाउन बेसिकली नोट्स वगैरह नोट करने के लिए भी बोल देते हैं, मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। टेक फॉर आपका कोई फ्रेजल वर्ब होता नहीं है, और टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी के जैसे दिखना। अब देखो, मान लीजिए आपको मीनिंग नहीं भी पता थे, तो आपको ध्यान देंगे एक बार, अगर कोई लुक्स और पर्सनैलिटी में एक जैसा लग रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है ना, जैसे इसकी मदर ये है, ये ओरिजिनल है, ठीक है, ओरिजिनल पीस, और ये रश्मिका जी हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं ना, पहले ये है फिर इनके बाद में ये है, तो सेम ही तो है ये चीजें। टेक आफ्टर, ठीक है, तो ये जो आफ्टर वर्ड है ना, सामान्यतः जब हम किसी चीज का फॉलो अप ले रहे होते हैं, किसी के पीछे जब चलते हैं हम, तो फॉलो अप लेते हैं,
तो बेसिकली वही है, तो फॉलो अप टाइप की ही चीज है, लेकिन यहाँ पे फॉलो अप किसी एक्शन का नहीं ले रहे हैं, किसी व्यक्ति के लुक्स का बेसिकली है, यहाँ पे किसी के लुक्स को एग्जैक्टली फॉलो करा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। डाउन का कोई सेंस नहीं बनता, टेक ओवर का कोई सेंस नहीं बनेगा, टेक फॉर का बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। टेक फॉर ग्रांटेड आपका वैसे एक ईडियम जरूर बन जाता है, तो टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब है किसी को डिसीव करना। तो एक बार देख लेंगे, टेकअप के कई मीनिंग हो जाते हैं, टू कंटिन्यू वाला आ जाएगा, स्पेशली स्टार्टिंग आफ्टर समबडी समथिंग एल्स हैज फिनिश्ड, टेकअप करना, कोई जिम्मेदारी वगैरह स्टार्ट कर देना। टू लर्न और स्टार्ट टू डू समथिंग, जो मैंने बताया था, टेकअप करना, ठीक है, कोई जिम्मेदारी वगैरह। टू फिल और यूज एन अमाउंट ऑफ स्पेस और टाइम, ये भी बन सकता है इसके, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेंगे, जैसे पहले वाले मीनिंग में एग्जांपल है, द राइटर्स न्यू नोवेल टेक्स अप वेयर हिज लास्ट वन लेफ्ट ऑफ, जहाँ पे लास्ट वाला छूटा था वहां से ही स्टार्ट करा है। ही टुक अप हिज ड्यूटीज द वेरी नेक्स्ट वीक, अगले ही हफ्ते उसने अपनी ड्यूटीज को स्टार्ट कर दिया। द टेबल टेक्स अप टू मच रूम, यानी कि बहुत सारा रूम घेरती है। टेक ओवर का मतलब है टू बिकम बिगर और मोर इंपॉर्टेंट देन समथिंग एल्स, टू रिप्लेस समथिंग, रिप्लेस वाला सेंस जो मैंने अभी बताया था। टू बिगिन टू हैव कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग स्पेशली इन प्लेस ऑफ समबडी एल्स, किसी की जगह पे जिम्मेदारी वगैरह, टेक ओवर किसी कंपनी वगैरह का जो होता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, द टेबल टेक्स अप टू मच रूम, ठीक है, ये तो ऊपर वाले का एग्जाम्पल था। ट्राई नॉट टू लेट दीज डिस्ट्रैक्शंस टेक ओवर फ्रॉम योर स्टडी, तो टेक ओवर का मतलब है कोई चीज का बड़े बनना। आगे, द आर्मी इज थ्रेटनिंग टू टेक ओवर द कंट्री, टेक ओवर जैसे पाकिस्तान की आर्मी की बात कर रहे होंगे, ठीक है। टेक डाउन करने का मतलब होता है टू रिमूव अ स्ट्रक्चर, किसी चीज को टेक डाउन कर दिया, नहीं हटा दिया, खत्म कर दिया, स्पेशली बाई सेपरेटिंग इट इनटू पीसेज। बाकी टेक डाउन हम नोट्स वगैरह के लिए भी यूज करते हैं, वो भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है। वर्कमैन अराइव्ड टू टेक डाउन द स्कैफोल्डिंग, है ना। आगे, टेक आफ्टर का मतलब होता है टू लुक और बिहेव लाइक एन ओल्डर, यानी रिजेंबल करना, रिजेंबल इसका करेक्ट एक वर्ड आ जाता है। तो योर डॉटर टेक्स आफ्टर यू कंप्लीटली। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला आपका क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू ईट, होमोफोन्स का क्वेश्चन है। ये तो सीरियल होता है, जो टीवी सीरियल्स होते हैं, ये शरियल होता है, आपकी एक फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ जॉय, इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, है ना, वो तगड़ी फीलिंग। ये कुछ ऐसा खास वर्ड है नहीं, तो सीरियल बेसिकली आपका यहाँ पे ये आ जाता है। एक बार सारे मीनिंग्स भी देख लेना, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला आपका होता है बाई एंड लार्ज। सो बाई एंड लार्ज का मतलब होता है इन जनरल, ठीक है, ये ईडियम होता है, तो इन जनरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वुमेन कैन बियर पेन बेटर देन मैन, मतलब जनरली महिलाएं ज्यादा पेन झेल पाती हैं आदमियों से, ध्यान रखना ये बात है, ठीक है। द पुलिस कमिश्नर कमेंडेड द डैश मर्डर ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड, तो बेसिकली नॉट कमेंडेड, कंडेम्ड। मैं कह रहा यार ये कैसा सेंटेंस बन रहा है, कमेंड करने का मतलब होता है तारीफ करना, ये तो बहुत उल्टा सेंटेंस हो जाता है। कंडेम करने का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है। तो द पुलिस कमिश्नर सब्जेक्ट है, कंडेम्ड आपकी वर्ब है, कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना। क्या कंडेम करा है, द डैश मर्डर, कैसा मर्डर था। घासली का मतलब होता है बहुत बुरा, खतरनाक, बुरा। ग्रूशम, ग्रिशली, तीनों एग्जैक्टली सेम वर्ड्स हैं, तीनों सेम है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तीनों का मीनिंग सेम होता है, देख लेंगे। घासली भयंकर, ग्रूशम वेरी अनप्लेजेंट एंड फिलिंग यू विथ हॉरर, यहाँ भी वेरी फ्राइटनिंग है, ठीक है, अनप्लेजेंट है। ये भी देखो ग्रिशली, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट एंड फ्राइटनिंग, सेम ही मीनिंग होते हैं इनके। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका इम्बेजल करना। इम्बेजल करने का मतलब होता है मिस अप्रोप्रिएट करना। आपने इम्बेजलमेंट, मिस अप्रोप्रिएशन वर्ड सुने होंगे, जब हम किसी चीज का गबन कर लेते हैं, पैसे वगैरह का किसी ऑफिस से, खास करके सरकारी लोगों के कॉन्टेक्स्ट में इसको बहुत यूज करा जाता है, तो वही करना। मडल का मतलब होता है जहाँ पर चीजें अस्त व्यस्त होती हैं, तो ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, पजल करना, चकित करना, कंफ्यूज करना। मडल करना कब पजल का ही सिनोनिम हो सकता है। स्टील यानी चुराना, तो जब आप किसी चीज का गबन करते हैं तो पैसे की चोरी तो कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे देख लेना, इम्बेजल यानी गबन करना, मिस अप्रोप्रिएट करना, डिफ्रॉड करना। पिल्फर, पिल्फर भी बेसिकली चोरी करने को ही कहते हैं, ठीक है। पिल्फर खास करके छोटा अमाउंट जो चोरी करते हैं ना उसके लिए बोल देते हैं, ठीक है। शिफोन बोल देते हैं, ये भी अच्छा वर्ड है। स्टील, पेक्यूलेट करना, डाइवर्ट करना, ठीक है। इसके अलावा एंटोनिम्स आ जाएंगे। रिम्बर्स, रिम्बर्स यानी कि किसी पैसे वगैरह को वापस कर देना, रिम्बर्समेंट जो होता है, ठीक है। जब कोई पैसा वगैरह वापस आता है ना, तो रिम्बर्स होता है वो, ठीक है। पानी ले आना यार एक बार। रिस्टोर करना, रीपे करना, रिटर्न करना, कंपनसेट करना, गिव बैक करना, ठीक है। तबीयत खराब चल रही है पिछले कई दिन से, उसके बाद भी हाँ गर्म पानी लेके आना, ठीक है। उसके बाद भी रेगुलर क्लासेस लेनी पड़ रही हैं यार, क्या बताएं, मतलब द लाइफ ऑफ अ टीचर इज नॉट सो इजी यार। इतनी भी आसान नहीं है जितनी लोगों को लगती है। पूरा सर दर्द हो रहा है, एंड बिलीव मी, जब आप स्टूडियो देखते हो ना, स्टूडियो में क्या है, जैसे नीचे घास लगी हुई है, ठीक है, जो आर्टिफिशियल होती है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल है, घास पास लगी हुई है, तो केमिकल्स तो होते ही हैं इनमें, है ना, हर चीज़ में ही होता है। प्लास्टिक है, और प्लास्टिक जैसे जैसे हीट होगी तो अजीब सी एक स्मेल भी देती है।
प्लस में क्योंकि नॉइज कैंसिलेशन हम लोगों को चाहिए होता है, तो आगे फॉर्म लगा हुआ है पूरे में, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म वगैरह लगा हुआ है। इधर उधर भी हमने सो पीस के लिए ये सब लगवा रखे हैं, पीवीसी वगैरह, तो पूरा ना पैक रहता है स्टूडियो, क्योंकि नॉइज कैंसिलेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसके चक्कर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ना गर्मी होती है। आप स्टूडियो में बिना एसी के पढ़ा ही नहीं सकते, पंखा आप लगा नहीं सकते बिकॉज ऊपर लाइट्स हैं। लाइट्स हैं तो जैसे ही पंखा चलेगा ना, तो वो पूरा सर चकरा जाएगा आप लोगों का, तो वो भी नहीं कर सकते हैं। तो मतलब फ़ैन यूज़ नहीं कर सकते हैं। सर्दी जुकाम बुखार वायरल चल रहा है, पिछले पूरा 1 वीक निकल गया, 1 वीक से वायरल है। और उसके बाद भी ना रेगुलर क्लासेस भी ले रहा हूँ, और बिना एसी के क्लास लेनी पड़ रही है। बीच में चला लेता हूँ, मन नहीं मानता है, लास्ट में जब गर्मी ज़्यादा लगती है चला लेता हूँ। 1 घंटे की भी अगर कोई रिकॉर्डिंग करूँ या क्लास लूँ ना, तो पीछे से मैं अगर शर्ट हटा के दिखाऊँ तो बनियान में से ना पानी ऐसे टपक रहा होता है पसीने का। ये काम करना पड़ रहा है, ये हालत हो रखी है, तो बहुत बुरी हालत से निकल रहे हैं फिलहाल हेल्थ वाइज, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सीरीज वीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, 45 दिन 45 मैराथन भी रेगुलर चल रही है, वो कैब वाला भी चल रहा है, और इवन ये जो टॉप 50 क्वेश्चंस वाला चला है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको रेगुलर फॉलो करो भाई, टॉप 50 वाले को, ठीक है। आ जाओ। तो मॉडल आपका अव्यवस्था, कंफ्यूज, जंबल, मिक्सअप, मैसअप, बिविल्डर, क्लटर, डिसऑर्गेनाइज, ये सब आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स जो चीज़ों को में क्लैरिटी लेके आते हैं, जैसे क्लैरिफाई, ऑर्गेनाइज, ऑर्डर, अरेंज, स्ट्रीमलाइन करना, स्ट्रेटन करना। स्टील यानी चोरी करना, सो रॉब करना, पिल्फर करना, स्वाइप करना, परलोन करना, ठीक है। थीव, ये इसके अलावा स्नैच, फिल्च, ये सब एंटोनिम्स में देख लेना आप, ठीक है। पजल तो वही है एक तरीके से, परप्लेक्स, बेविल्डर, बैफल, कन्फाउंड, मिस्टिफाई, स्टम्प करना, बी फडल करना। एंटोनिम्स में वही आ जाएंगे क्लैरिफाई वाले, ठीक है, ध्यान देंगे। आगे देखते हैं भाई। एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन फाइनली आ ही गया, मेरे को लगा एरर अब की बार डाली नहीं क्या, ठीक है। महेश डज नॉट हैव सम मनी टू बाई अ न्यू प्रिंटिंग मशीन। अब जैसे ही आप देखते हैं, महेश डज नॉट हैव, महेश आपका क्या है, सब्जेक्ट है, डज आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपका क्या है, एडवर्ब नेगेशन है, हैव आपका क्या है, मेन वर्ब है। डू, देखो महेश क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में डज सिंगुलर वर्ब आ गई। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो डू डज डिड का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डज के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आती है तो हैव आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसको देखते ही समझ आ गया प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस सामान्यतः हैज हैव हैड जो होती है आपकी, क्योंकि पॉजेसिव केस को दिखाती है, तो इनको प्रेजेंट मतलब इनको सामान्यतः इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं, तो ये वाला पार्ट भी ठीक है। जैसे ही देखा डज नॉट हैव सम मनी, ये आपका क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो आपको यहीं पे एरर दिख जाएगा, बताऊंगा क्या, लेकिन आगे एक बार सेंटेंस को पूरा ब्रेक कर देता हूँ। सम मनी, वाई, मनी का पर्पस क्या है, क्यों चाहिए मनी, किस लिए मनी नहीं है, पर्पस, पर्पस बताने के लिए इन्फिनिटिव आता है, तो टू बाई, ये आपका इन्फिनिटिव आ गया, यानी कि ये भी ठीक है, ठीक है। और बाई वॉट, क्या बाई करना है, क्योंकि इन्फिनिटिव आपका अल्टीमेटली बनता है एक वर्ब से, तो इन्फिनिटिव्स कैन टेक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो न्यू प्रिंटिंग मशीन, तो जिसमें मशीन आपका नाउन है, प्रिंटिंग आपका बेसिकली प्रिंटिंग मशीन पूरा कंपाउंड नाउन है, न्यू आपका एडजेक्टिव और ए आपका आर्टिकल है, क्योंकि एक मशीन की बात है तो ए आर्टिकल सही है। तो एरर कहाँ था, एरर आप जैसे यहाँ देखोगे, अभी मैंने रिसेंटली आपको डिटर्मिनर पढ़ाया भी था, डिटर्मिनर के टॉप 50 क्वेश्चंस डाल दिए, और उसका डाउट सेशन भी आपको मिल गया होगा, तो आप ये उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने इस सब को पढ़ाया भी है। 2 वर्ड होते हैं आपके, एक होता है सम, एक होता है एनी, ये डिटर्मिनर होते हैं। सामान्यतः सम जो होता है ये आपका नॉन, मतलब ये एनी जो होता है ये नॉन अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें नॉट आ रखा हो या कोई इंटरोगेटिव क्वेश्चन हो, उस मतलब जो कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो तो एनी आता है, पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो सम आ जाता है। हालांकि एनी को समटाइम्स हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी यूज कर लेते हैं, खास करके ऐसे केस में एनी को पॉजिटिव में यूज करते हैं जहां पे ये आइडिया ऑफ फ्री चॉइस को एक्सप्रेस करता है। जैसे मैंने कहा कि एनी पर्सन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, एनी यानी कि कोई भी व्यक्ति, डजंट मैटर विच वन। सम को भी समटाइम्स हम नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब सम का मतलब हो नॉट ऑल, मतलब जब सम का मतलब हो पूरा नहीं। समझा देता हूं, 2 एग्जाम्पल ऐसे ही समझ लो, समझ जाओगे। देखो मैंने कहा, मान लीजिए 10 क्वेश्चन, हमें एक एग्जाम था जिसमें 10 क्वेश्चन थे। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आई कुड नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन, इसका मतलब है कि मैं एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, जीरो, यानी कि नॉट के साथ एनी आता है तो जीरो का सेंस देता है। बट अगर मैं यहीं पे ये सेंटेंस बोल दूं कि आई कुड नॉट सॉल्व सम क्वेश्चंस, इसका मतलब यह कि आई सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, बट सारे नहीं। तो नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ देम, सारे नहीं लेकिन ज्यादातर, ठीक है। तो सम के साथ में नेगेटिव भी पॉसिबल होता है, तो आप कह सकते हो कि पॉसिबल होता है। इसके अलावा अगर हम कोई ऑफर कर रहे हैं किसी को, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से परमिशन मांग रहे हैं,
तो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होने के बाद भी हम एनी का प्रयोग नहीं करते, सम का करते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना। इसके अलावा कंडीशनल सेंटेंसेस में सामान्यतः एनी आता है, कंपैरिजन के केस में एनी आता है, एवर के साथ में सामान्यतः एनी आता है, ये भी ध्यान रख लेंगे। आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे क्योंकि नॉट आ रखा है, नॉट आ रखा है तो सम का यूज नहीं होगा, एनी का यूज करेंगे। मेरे पास कार खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं है, ठीक है। सॉरी, महेश डज नॉट हैव एनी मनी, ठीक है। महेश डज नॉट हैव एनी मनी, तो एनी आ जाएगा सम की जगह पे। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो देख लेना एक बार, सिंपल क्वेश्चन है, एनी मनी। एनी के साथ में अनकाउंटेबल और प्लूरल और सिंगुलर तीनों तरीके के नाउन आ सकते हैं। सम के साथ में सामान्यतः अनकाउंटेबल नाउन आता है या प्लूरल नाउन आता है, ठीक है। देखिए एक बार, बैच की जरूरत रहती है तो यू कैन चेक आउट आवर इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच, ठीक है। बढ़िया लेवल का कंटेंट है और अगेन इट इज रेलेवेंट, ठीक है। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि इसमें ऐसा कंटेंट है जो कि आपको वो बना देगा, ठीक है, वैसा कुछ नहीं है। सो यहाँ पे आपको रेलेवेंट और अच्छा कंटेंट मिलता है, ठीक है। बाकी वोकैब संजीवनी किताब, वोकैब के लिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि बुक होनी चाहिए, ठीक है। मैं क्लासेस में हमेशा कोशिश करता हूँ, क्योंकि क्लासेस के माध्यम से वोकैब को कवर कर पाना उतना आसान नहीं होता है। वोकैब में क्लासेस के माध्यम से वोकैब को रिवाइज किया जा सकता है, लेकिन बेस आपको एक बुक पे बनाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। इट इज माई थॉट, लेकिन फिर भी बाकी इंग्लिश ग्रामर के लिए और बाकी चीज़ों के लिए सम और एनी का ये हमने वहीं से स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ाया रिसेंटली। रैंकर्स गुरुकुल 45 दिन 45 मैराथन में पूरी थ्योरी पढ़ाई है और 50% प्रैक्टिस आपके यहीं पे चैनल पे कराएं। सम इज जनरली यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस व्हाइल एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सम इज जनरली यूज्ड विद प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, बट इट कैन आल्सो यूज्ड विद अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज कर सकते हैं। यूज्ड फॉर एन अननोन पर्सन, किसी अननोन के सेंस में। जैसे मैं कहता हूँ ना कि आई मैट अ बॉय, तो आई मैट सम बॉय। सम बॉय का मतलब हो जाएगा किसी लड़के से मिला था। एन इडियट ब्रोक द विंडो, सम इडियट ब्रोक द विंडो, ठीक है। तो एन इडियट की जगह पर हम सम इडियट भी लिख सकते हैं। तो सिंपल सिंपल सा ये पार्ट होता है, ध्यान रखेंगे इसका। वाइल एनी कैन बी यूज्ड विद ऑल दीज 3 काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। तो एक बार एनी और सम के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं इनके डिफरेंस पे जो आ जाते हैं। देखो, एक तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर कुछ भी नेगेटिव आपका आ रखा है तो नेगेटिव के बाद में एसएससी कई बार पता है क्या कर देगा, कई बार तो आपको नो लिख के दे देगा, कई बार नेगेटिव के बाद में एसएससी आपको बेसिकली सम लिख के दे देगा, तो कई बार फ्यू लिख के दे देगा, तो कई बार मैनी लिख के दे देगा, मच लिख के दे देगा। आपको अड़े रहना है कि जी ये सब नहीं, आपको एनी लगाना है बस, ठीक है। सो द ओल्ड मैन क्लाइम्ड, क्या क्लाइंब करा, 7 फ्लोर्स विथ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है हार्डली। हार्डली यानी कि नेगेटिव है। देखो, विथ हार्डली लिख दो या विदाउट लिख दो, बात एक ही होती है। विदाउट भी अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है, तो नो इफेक्ट नहीं होगा, आपका एनी लिखना पड़ेगा, मतलब एफर्ट नॉट इफेक्ट, एनी एफर्ट। नेक्स्ट, यू मस्ट स्टार्ट योर वर्क, यू सब्जेक्ट है, मस्ट हेल्पिंग वर्ब, स्टार्ट मेन वर्ब है, योर वर्क उसका ऑब्जेक्ट है। विदाउट आपका नेगेटिव आ गया, अगर नेगेटिव आ गया तो सम का नहीं एनी का, ठीक है। और आर्टिकल ये नहीं आएगा। एनी फर्दर डिले, कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एनी फर्दर डिले। दैट्स, यहाँ पे फार्दर और फर्दर दो शब्द हैं। फार्दर का प्रयोग करते हैं मोर डिस्टेंट और दूर, यहाँ पे दूरी का सेंस नहीं है। और फर्दर का यूज करते हैं एडिशनल के सेंस में, एडिशनल डिले की बात है यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे आगे, ठीक है। कुडंट गॉट सम स्लीप, नेगेटिव आ गया तो सम नहीं एनी का यूज करेंगे। आई कुड नॉट गेट, और गॉट की जगह पे आई सब्जेक्ट है, कुड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, गेट आपकी मेन वर्ब है, एनी स्लीप आपका ऑब्जेक्ट है, बिकॉज कंजंक्शन है, द पीपल सब्जेक्ट है, इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है, द नेक्स्ट रूम। पीपल के हिसाब से वर आपकी वर्ब है, ठीक है। और क्योंकि वर आपकी हेल्पिंग वर्ब है तो टॉकिंग मेन वर्ब है, और टॉकिंग हाउ तो वेरी लाउडली उसके लिए एडवर्ब है। कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सम लगा रखा है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे गॉट लगा रखा है ये गलत हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला, आई डू नॉट सी सम रीजंस व्हाई माई एप्लीकेशन शुड बी रिजेक्टेड, तो आई सब्जेक्ट है, डू हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, सी आपकी मेन वर्ब है। सम रीजंस आपका ऑब्जेक्ट है तो सम नहीं एनी का प्रयोग करेंगे। और सामान्यतः एनी के साथ में हम सिंगुलर वर्ब भी लगा, मतलब सिंगुलर नाउन लगा देते हैं, एनी रीजन वाई, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे समय गलत हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट है गलत हो जाएगा, मैनी है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं भाई अगला। अगला आपका जो क्वेश्चन है दैट इज रजत्स न्यू ग्रीन बूट्स वर अ परफेक्ट डैश टू हिज व्हाइट जैकेट। तो रजत्स न्यू ग्रीन बूट्स आपका क्या है, सब्जेक्ट है। अगर ये आपका सब्जेक्ट है तो वर आपकी क्या है, वर्ब है। अब इस सब्जेक्ट में देख लेते हैं क्या है, बूट्स आपका नाउन है, ग्रीन कलर को बताने वाला एडजेक्टिव है, न्यू आपका टाइम को, एज को बताने वाला, कितने पुराने हैं नए हैं उसको बताने वाला है, और रजत आपका बेसिकली पजेसिव केस है उसके लिए। वर आपकी वर्ब है, वो क्या थे, अ डैश, मतलब अ परफेक्ट डैश, तो यहाँ पे नाउन चाहिए हमें।
किसके लिए, तो टू हिज वाइट जैकेट, वाइट जैकेट को बढ़िया से क्या करेंगे, कंप्लीट करता है कोई भी चीज, और जो किसी को कंप्लीट करता है उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, एडजस्टमेंट तो नहीं कहेंगे, एडजस्ट, क्योंकि कोई चीज अगर परफेक्ट है तो दैट कैन नॉट बी एन एडजस्टमेंट, ठीक है। प्रिक्योरमेंट बेसिकली किसी चीज को प्रिक्योर करना, अपने पास सेव करके रखना, ये भी नहीं बनेगा। कॉम्प्लीमेंट बेसिकली तारीफ होता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा पूरक, वो अच्छे से पूरक थे, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आगे, अगला आपका क्वेश्चन है, तो उससे पहले एक बार देख लेना, कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक आपका जो कंप्लीट करे, एनहांस करे, सप्लीमेंट करे, कंपनी करे, राउंड आउट करे, सेट ऑफ करे। ये नाउन और वर्ब दोनों होता है, यहाँ पे वर्ब वाले सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिख रखे हैं, तो क्लैश आउट, कॉन्ट्रास्ट, अपोज, डिट्रैक्ट फ्रॉम, मिसमैच, ये आपके एंटोनिम्स आ जाएंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट आपका नाउन होता है, ठीक है। सो मोडिफिकेशन, अल्टरेशन, चेंज, अडेप्टेशन, रेगुलेशन, फाइन ट्यूनिंग, कैलिब्रेशन, ये सब आपके आ जाएंगे। एंटोनिम्स देखेंगे, सो रिजिडिटी, कोई चीज का रिजिड होना, ठीक है। स्टैग्नेशन, फिक्सेशन, इम्यूटेबिलिटी, प्रिजर्वेशन। इसके अलावा प्रिक्योरमेंट बेसिकली किसी चीज को खरीद कर रख लेना, सो एक्विजिशन, परचेज, सोर्सिंग, ऑब्टेनिंग, सिक्योरिंग, रिक्विजिशन और बाइंग। एंटोनिम्स हो जाएंगे सेल करना, डिस्पोजल, मतलब डिवेस्टमेंट, जैसे इन्वेस्टमेंट होता है ना वैसे डिवेस्टमेंट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही रेलिंक्विशमेंट हो गया, फॉरफीचर हो गया, किसी चीज को फॉरफिट कर देना है ना। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट होता है प्रशंसा करना, ये भी नाउन और वर्ब दोनों हो सकता है, ठीक है। प्रेज, कमेंडेशन, अकोलेड, फ्लैटरी, ट्रिब्यूट, एडमायरेशन, लाउड, ये सब, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म, इंसल्ट, डिस्पैरेजमेंट, रिप्रोच, डेनिजरेशन, ठीक है, डेनिग्रेशन और आपका कंडेमनेशन, ये आपके सब एंटोनिम्स बन जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, शी इज बिकमिंग मोर एंड मोर इरिस्केबल। इरिस्केबल का मतलब होता है इजीली इरिटेबल, जिसको आसानी से इरिटेट किया जा सके। सिनोनिम पूछा है, तो इररिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल ना हो, एमिएबल, जो आसानी से मान जाए, ठीक है। प्रैक्टिकल, जो बेसिकली प्रैक्टिकल चीजों पर ध्यान दे, ठीक है, जो व्यवहारिक जिसको बोल देते हैं, तो इरिटेबल आ जाएगा, तो इरिटेबल, ठीक है। तो इजीली इरिटेबल इरिस्केबल होता है, तो एक बार देख लेना, इरिस्केबल जो चिड़चिड़ा, इरिटेबल, कंटेंकरस, शॉर्ट टेम्पर्ड, कॉलरिक, टेस्टी, पीविश, टची, ये पीविश अच्छा वर्ड है, कई बार आया हुआ है, टची, पेटुलेंट, ठीक है, पर्टर्ब्ड कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा काम, इवन टेम्पर्ड, प्लेशिड, पेशेंट, एफेबल, एमिएबल, इजी गोइंग, ठीक है। तो एमिएबल वाले यहाँ आ जाएंगे सारे, इनको देख लेना, अनफ्रेंडली आ जाएंगे इधर। इररिस्पॉन्सिबल और ये सब रेकलेस, केयरलेस, नेग्लिजेंट, अनरिलायबल, हेडलेस, थॉटलेस, इम्प्रूडेंट, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। एक बार इनको पढ़ लेना भाई, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। मैं पढ़ के ही क्या कर दूंगा, थोड़ा सा टाइम सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं फटाफट से। इंडो करना, इंडो करने का मतलब होता है किसी को कुछ देना, ठीक है। इंडो समबडी विथ समथिंग, या इंडो समथिंग टू समबडी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इंडो के साथ में इंडो समबडी विथ समथिंग, खास करके जब हम किसी को उपहार स्वरूप कुछ देते हैं, खास करके भगवान ने किसी को टैलेंट दिया है तो इंडो किया है उसको, ठीक है। तो इंडो का एंटोनिम पूछा है तो डिप्राइव हो जाएगा। डिप्राइव यानी किसी से कुछ छीन लेना। फर्नेस भी प्रोवाइड करना होता है, एंटायर का मतलब होता है पूरा का पूरा, पार्शियल का मतलब होता है अधूरा, ठीक है। तो ये नहीं बनेंगे, तो डिप्राइव हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे देख लेना, इंडो यानी कि कुछ देना, अनुदान करना, बेस्टो करना, ग्रांट करना, फर्निश करना, प्रोवाइड करना, इक्विप करना, सप्लाई, डोनेट, इंड्यू, ठीक है। एंटोनिम्स आ जाएंगे, डिप्राइव, डाइवेस्ट, स्ट्रिप, स्ट्रिप ऑफ बेसिकली किसी से कुछ छीन लेना, डिस्पोज, ठीक है। इसके लिए मतलब डिस्पजेस, डिस्पजेस, ठीक है। डिस्पोज तो बेसिकली छोड़, किसी चीज को फेंकना होता है। डिस्पजेस करने का मतलब है जो चीज आपके पास में है बेसिकली उसको हटा देना, ठीक है। तो विथ होल्ड करना। डिप्राइव के बेसिकली यहाँ पे ये वाले ही आ जाएंगे सारे के सारे, और ये वाले इधर आ जाएंगे, देख लेना एक बार, ठीक है। फर्निश करना, यही सारे आ जाएंगे, फर्निश में सेम ही है, ठीक है। फर्निश करना, फर्निश तो वही इंडो का सिनोनिम है, ठीक है। पार्शियल, पार्शियल का मतलब आंशिक, पक्षपाती कह सकते हैं, ठीक है। जब पार्शियलिटी कर देते हैं हम तो पार्शियल यानी कि आंशिक, जो अधूरा है, ठीक है। इनकम्प्लीट, फ्रेगमेंट्री, ठीक है, लिमिटेड, या फिर बायस्ड, प्रीजुडिस्ड, पार्टीशन, फेवरिंग, ये सब। कॉल द शॉट्स, कॉल द शॉट्स का मतलब होता है टू बी इन चार्ज, किसी चीज में इंचार्ज आपका होना, कॉल द शॉट्स, ठीक है। कॉल समवन आउट नहीं होगा, स्कॉल्ड नहीं होगा, चैलेंज समवन और समथिंग नहीं होगा, टू बी द पर्सन इन चार्ज। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन, ठीक है। आई कैन इंडोर्स देयर, इंडोर्स करना, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार हम कहते हैं कि यार ये जो एक्टर है ये इंडोर्स करता है टैबेको प्रोडक्ट्स को। इंडोर्स करने का मतलब होता है पब्लिकली सपोर्ट करना किसी को, इंडोर्समेंट जो आती है ना, तो इंडोर्स करना। तो इसका एंटोनिम पूछा है तो रिस्पेक्ट नहीं बनेगा। एक्सपेडाइट का मतलब होता है किसी को जल्दी करना, ठीक है। रिनाउंस करने का मतलब है मना कर देना। एक तरफ तो अपना रहे, इंडोर्स कर रहे हैं यानी अपना रहे, सपोर्ट कर रहे हैं, रिनाउंस करना यानी कि मना करना, ये करेक्ट हो जाएगा। अप्लाउड तो सिनोनिम की कैटेगरी में आ सकता था। नेक्स्ट देखेंगे, तो देख लेना, इंडोर्स यानी समर्थन करना, एक्सपेडाइट यानी कि शीघ्र पूरा करना, अप्लाउड सराहना, और रिनाउंस त्याग करना, ठीक है। तो इनके सिनोनिम सेंटोनिम्स यहाँ पर गिवन है, वीडियो को रोकना और एक बार इसको पूरा का पूरा पढ़ लेना, ठीक है। बाकी इनमें से एक तो
अप्लाउड के एंटोनिम में बू दे रखा है, यानी किसी को बेसिकली क्रिटिसाइज करना। बहुत सारी बूइंग हुई थी, हमने बार बार पढ़ा था हार्दिक पांड्या के केस में, आपने देखा होगा जब मुंबई इंडियंस की कप्तानी मिली थी उसको, रोहित के फैन उसको बू करते थे। बू करना यानी क्रिटिसाइज करना किसी को, ठीक है। तो अच्छा वर्ड है, इसका ध्यान रख लेंगे, ठीक है। बाकी तो सिंपल ही वर्ड्स है सारे के सारे, फैसिलिटेट करना, रस करना, क्विकन, स्पीड अप, हेस्टन, एडवांस, एक्सीलरेट, सब सिंपल है, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें मुश्किल वर्ड्स है नहीं, ठीक है। देखेंगे, ये एक रिटार्ड वर्ड है, इसको भी ध्यान रखना। रिटार्ड मतलब हिंडर करना, किसी को परेशान करना, बाधा डालना, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रख लेंगे। रेपुडिएट करने का मतलब होता है डिसाउन करना, किसी चीज़ के लिए मना कर देना, ठीक है। डिसोन, रेपुडिएट दोनों सिनोनिम होते हैं, ठीक है। इसका भी ध्यान रख लेना। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू। कोई चीज़ जिसको ज़्यादातर लोग सही मानते हैं, ऑक्सिम होती है। ऑक्सिम, ऑक्सिम बेसिकली जो कहावतें चली आ रही है पूरी पुराने टाइम से, जिसको लोग सही मानते हैं। क्लीसे का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसको बार बार लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लीसे। इसके अलावा प्रिंसिपल यानी प्रमुख होता है आपका। और फिक्सन का मतलब होता है जो चीज़ इमेजनरी है, ठीक है, फिक्सन। तो ऑक्सिम बेसिकली एक स्टेटमेंट जो कि एक्सेप्टेड एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ और सेल्फ एविडेंट प्रिंसिपल विदाउट प्रूफ, ठीक है। क्लीशे बेसिकली एन एक्सप्रेशन, आइडिया, स्टोरी लाइन दैट हैज बिकम ओवर यूज्ड एंड देयरफॉर लैक्स ओरिजिनलिटी और इम्पैक्ट। घिसा पिटा मुहावरा जो होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है जो, ठीक है। फिक्सन आपका जो इमेजनरी होता है, कल्पित जो होता है। नेक्स्ट देखेंगे, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। राज सब्जेक्ट है, एट नहीं, राज नहीं है, ये रजत है, ठीक है। राज एट नहीं है, रजत है। रजत सब्जेक्ट है, फेल्ट आपकी वर्ब है। कैसा फील किया उसने, रजत फेल्ट ओवरजॉयड। ओवरजॉयड आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि फील आपकी कैसी वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, यानी कि यहाँ तक तो ठीक है। रजत सब्जेक्ट है, पास्ट की बात है, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट आ गई। फील के बाद में एडजेक्टिव आ सकते हैं, क्योंकि फील लिंकिंग वर्ब है, इसका मतलब है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में ओवरजॉयड आपका क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया, एक एडजेक्टिव आ गया। बिकॉज आपका कंजंक्शन आ गया, नई क्लॉज आ गई। वन आपका सब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है हिज एक्विंटेंसेस। एक्विंटेंस का मतलब होता है कोई भी जानकारी का व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप जानते तो हैं लेकिन वो बहुत क्लोज रिलेटिव आपका नहीं है, तो एक्विंटेंस आ गया। तो क्योंकि वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है, उसके साथ में सामान्यतः आपका या तो आर्टिकल दा आता है, पजेसिव के साथ में पजेसिव केस आ रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई एरर इसमें नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि कंजंक्शन आ रखा है। तो क्योंकि आप वन के हिसाब से वर्ब आ जाएगी हैड, क्योंकि बात पास्ट की चल रही है, तो हैड आपका आ गया। हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई टोल्ड। हैड टोल्ड किसको बोला है, हिम। क्योंकि देखो ये ओवर जॉय फील कर रहा है इस पॉइंट पे, मान लीजिए पास्ट में ओवर जॉय फील कर रहा है, तो इसको बोला कब गया होगा, इसके पहले, तभी तो अब ओवर जॉय फील कर रहा है, यानी कि इसका बोलना पास्ट ऑफ पास्ट है, तो हैड टोल्ड हिम। और टोल्ड के साथ में ऑब्जेक्ट आता है, टोल्ड हिम समथिंग, मतलब टेल समबडी समथिंग, ये वाला स्ट्रक्चर होता है। तो टोल्ड आ गया, हिम आ गया, क्या बोला गया उसको, न्यूज। कैसी न्यूज है, न्यूज आपका इस टोल्ड के दो ऑब्जेक्ट आते हैं ना, टेल समबडी समथिंग, तो समबडी ये रहा, समथिंग ये रहा। प्लीजेंट आपका एडजेक्टिव है, प्लीजेंट अगर एडजेक्टिव है तो वेरी आपका एडवर्ब है, और ए आपका आर्टिकल है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि न्यूज एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। मैंने रिसेंटली अभी आपका कंप्लीट करा है नाउन चैप्टर 45 दिन 45 मैराथन में, तो आप एक बार देख लोगे जाके तो आपको ये पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा, वहां से देख लेना। बाकी नाउन के टॉप 50 क्वेश्चंस की वीडियो भी आप लोगों को या तो ये वीडियो मिलने से पहले मिल चुकी होगी, नहीं तो इसके जस्ट बाद में आपको मिल जाएगी अगले ही दिन, ठीक है। तो देख लेना नाउन के टॉप 50 क्वेश्चंस। तो एक बार देख लेना, लगेज, बैगेज, गार्बेज, ज्वेलरी, पोइट्री, क्रॉकरी, कटलरी, मशीनरी, स्टेशनरी, शीनरी, फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट, क्लॉथिंग, इक्विपमेंट, हार्डवेयर, जंक, ट्रैफिक, मनी, म्यूजिक, न्यूज़। इनको बड़े डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है कि कौन सा नाउन क्यों अनकाउंटेबल होता है। मैं आपको रीजंस के साथ में पढ़ाता हूँ। अब यहाँ पे रीजंस में चले जाएंगे तो फिर से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और हमने आपको प्रॉमिस करा है कि अब की बार वीडियो को लंबा आपके लिए नहीं करेंगे ज़्यादा। तो उस प्रॉमिस को रखते हुए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट आपको लिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दी है, एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। ये जो ऐसा रिवीजन होता है ना जो अचानक से हो जाता है, ये आपको ज़्यादा वर्ड्स को याद रखने में मदद करता है, ठीक है। इसमें बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन इस पे आते हैं, उनको हाईलाइट कर देता हूँ। लगेज और बैगेज पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, गार्बेज पे उतना नहीं, ज्वेलरी पे क्वेश्चन आने की संभावना है, पोइट्री पे आया हुआ है, क्रॉकरी पे भी आ सकता है आपका क्वेश्चन। इसके अलावा स्टेशनरी वगैरह, मशीनरी वगैरह पे नहीं आया, फर्नीचर पे खूब क्वेश्चन आए हुए हैं, शीनरी, कश्मीर की शीनरी पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा इक्विपमेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसका भी ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा हार्डवेयर, जंक, ट्रैफिक, मनी पे क्वेश्चन आ सकता है, इसका ध्यान रखेंगे। न्यूज़, इसका ध्यान रख लेंगे। नॉलेज का भी आ सकता है, उतना वो नहीं है। वर्क, वर्क आपका अनकाउंटेबल होता है, ध्यान रखेंगे। हालांकि जब वर्क का मतलब होता है ना कंस्ट्रक्शन वर्क, तो वर्क्स लिखते हैं। जब वर्क का मतलब होता है आर्ट, ठीक है, तो वहां पे वर्क काउंटेबल है, तो अ वर्क लिख सकते हैं। इट इज अ नाइस पीस ऑफ वर्क, मतलब इट इज अ नाइस वर्क, सिंपल ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। कोई बुक है, कोई कुछ चीज है। मिसचीफ, ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट नाउन है। एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एविडेंस, एविडेंस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हार्म, हेल्थ,
मिस्टीफ, बेबियर, हेट्रेड, एक्सिस, एक्सिस इसको देख के लगता है काउंटेबल होगा, है नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, एन ईजियर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर्स प्रोवाइड अस एन ईजियर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पे एन नहीं आएगा, है ना। आगे ट्रेवल, फायर, फ्यूल, हेयर, हेयर को देख के लग सकता है कि आपका मतलब वो है, बाकी सब सिंपल है, ध्यान देंगे। चौक को देख के लग सकता है कि काउंटेबल होगा, नहीं है लेकिन, ठीक है। तो आई गेव द बेगर सम ब्रेड्स, ब्रेड्स नहीं होगा, ब्रेड होगा, सम ब्रेड टू ईट, ठीक है। सी हैज मैनी वर्क्स टू डू, यहाँ पे वर्क का मतलब होता है काम, तो वर्क आपका अनकाउंटेबल होता है, तो मच वर्क लिखेंगे, या फिर आप चाहे तो मैनी पीसेज ऑफ वर्क लिख सकते हैं। ही इज अ ग्रेट पोएट नोन फॉर हिज पोएट्रीज, नहीं पोएम्स लिख दो, पोएट्रीज अनकाउंटेबल है। आप चाहे तो पोएट्री लिख सकते हैं, लेकिन पोएम्स लिखना मैंने इसलिए बेटर समझा यहाँ पे, क्योंकि पोएट है तो ऑब्वियस बात है कि पोएट्री तो लिखता ही होगा, लेकिन पोएम्स लिख देंगे थोड़ा, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी है उसने। नेक्स्ट देखो, ऑल आवर फर्नीचर्स नहीं लिख सकते, ऑल आवर फर्नीचर वॉज लिखेंगे, ठीक है। मिस सुमन आस्क्ड मी टू पैक माई लगेजेस, नहीं लगेज लिखेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे, ऑल आवर फर्नीचर सब्जेक्ट है, वॉज आपकी हेल्प वर्ब है, स्पॉइल्ड थर्ड फॉर्म है, पैसिव स्ट्रक्चर बन रहा है, इन प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है रिसेंट रेन्स एंड फ्लड्स। रेन्स एंड फ्लड्स को देख के लग सकता है कि अनकाउंटेबल है, बट है नहीं, रेन्स एंड फ्लड्स एक करेक्ट एक्सप्रेशन होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं एक बार, ही लूजेज हिज टेम्पर्स, टेम्पर आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है तो टेम्पर्स नहीं लिखेंगे, टेम्पर लिखेंगे, ठीक है। ऑन द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, यानी कि छोटे से छोटा, प्रोवोकेशन का मतलब है उकसावा, छोटे से छोटे उकसावे पे वो अपना टेम्पर खो देता है। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज अ ग्रामेटिकल एरर, तो यहाँ पे आप देखोगे सी इज एन आर्टिस्ट एट अ लोकल गैलरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द कैट इज स्लीपिंग ऑन अ मैट, ठीक है। दे हैव एन इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लेंगे भाई एक बार, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, कंप्लीट द असाइनमेंट बाय टुमारो, ये आपका वॉइस का क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। द असाइनमेंट सब्जेक्ट बना दिया जो कि ऑब्जेक्ट था, ठीक है। ये आपका वैसे इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस को लेट वगैरह से बनाना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली आप पाओगे कि यहाँ पे लेट नाम से, मतलब लेट से कोई ऑप्शन ही नहीं है, शुड से भी आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो खुद से बना लेते हैं एक बार ऑप्शंस को देख के। तो मस्ट बी कंप्लीटेड बाय टुमारो, क्योंकि ये एक ऑर्डर लग रहा है, ऑर्डर को दिखाने के लिए मस्ट का यूज कर सकते हैं, तो ये इट लुक्स लाइकली कि ये सही हो सकता है। बाकी देख लेते हैं, आर टू बी कंप्लीटेड बाय टुमारो, असाइनमेंट सिंगुलर है, इसके साथ आर नहीं आएगा। मस्ट बी कंप्लीट, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। असाइनमेंट के साथ में हैव नहीं है जाएगा, आपके तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, एक ही बचा। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, डोंट लाइक स्पाइसी, आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड, ही सेड, तो ही सेड दैट, यहाँ तक आ गया, और आई को बेसिकली ही के हिसाब से ही में बदल देंगे, तो यहाँ तक ठीक है। डोंट को डिड नॉट में बदल देंगे, ठीक है, तो ये डोंट है, ये हैड नॉट है, ये गलत हो गए। इसके बाद में लाइक को तो लाइक रखेंगे, डिड के बाद में वी वन आती है ना कि वी2, इसीलिए ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका, ये आपका क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन, एक बार पूरा क्लोज टेस्ट आई होप आपने पढ़ लिया होगा मॉक टेस्ट के टाइम पे, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैं एक बार स्टार्ट कर देता हूँ पूरा इसको पढ़ना, और जल्दी से आंसर करना, ठीक है। एक बार थोड़ा सा पानी ले लेता हूँ मैं। पसीना आने लग जाता है देखो, द प्रेशर टू सक्सीड इन एग्जामिनेशन, द प्रेशर आपका सब्जेक्ट है, टू सक्सीड आपका बेसिकली इन्फिनेटिव है। प्रेशर, प्रेशर किस चीज के लिए, तो प्रेशर को डिफाइन करने के लिए एक इन्फिनेटिव लगा रखा है, टू सक्सीड। कहाँ पे सक्सीड होना है, सक्सीड आपकी वर्ब होती है, सक्सेस आपकी नाउन होती है, सक्सेसफुल एडजेक्टिव होता है, सक्सेसफुली एडवर्ब होता है, ठीक है। इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है एग्जाम्स, आपका देखो कैन वर्ब है क्योंकि प्रेशर सब्जेक्ट था, बी आगे उसके लिए कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने के लिए आ रखा है, या फिर ओवरवेलमिंग एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव लगाने से पहले बी वर्ब आ गई, तो कैन हेल्पिंग वर्ब है, बी आपकी मेन वर्ब है, ठीक है। कैन बी ओवरवेलमिंग, एंड आपका कंजंक्शन है, मैनी स्टूडेंट्स आपका क्या है, सब्जेक्ट है, फाइंड आपकी वर्ब है, देमसेल्व्स किसको पाते हैं, खुद को, और क्या क्या पाते हैं, तो कॉट अप, ठीक है। तो ये कॉट अप अपने आप में एडजेक्टिव है, फाइंड वर्ब है, देमसेल्व्स ऑब्जेक्ट है, कॉट अप आपका एडजेक्टिव है। देमसेल्व्स को डिफाइन कर रहा है कि ये कैसे होते हैं, कॉट अप यानी घिरे हुए पाते हैं, किस चीज में घिरे हुए होते हैं, तो इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है अ साइकिल, किस चीज का साइकिल, ऑफ फियर एंड एंजाइटी, फियर और एंजाइटी के साइकिल में बहुत सारे लोग अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं, तो एक बार में मान जाएगा, मैं चलाऊंगा। एक बार नितिन सर को बोल किया कि भैया क्लास ले रहे हैं और ऊपर फालतू की वो चल रही है, ठीक है, बोल के। सम टीचर्स एंड यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स, अब देखो ये कहा गया है
कि जो प्रेशर है सक्सीड होने का एग्जाम्स में, ओवरवेलमिंग को मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आप को पाते हैं कॉट अप साइकिल ऑफ फियर एंड एंजाइटी में। सम टीचर्स, कुछ टीचर्स एंड यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स क्रिएट अ सेंस ऑफ फोमो। कुछ टीचर्स हैं और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि क्रिएट करते हैं एक सेंस ऑफ फोमो। दैट इज, आई का मतलब होता है दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। वैसे फोमो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में इसमें बनना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फियर ये है कि आप फेल ना हो जाए, ठीक है। फियर ऑफ मिसिंग आउट जनरली सोशल मीडिया में होता है, जहाँ पे हम सोशल मीडिया सिर्फ इसलिए यूज कर रहे होते हैं, हमें सोशल मीडिया पे कुछ करना नहीं है, हमें उसमें कुछ ऐसा नया नहीं करना है, कुछ खोजना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है, जस्ट स्क्रॉल कर रहे हैं बिकॉज हमें एक फियर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे कुछ छूट जाए, ठीक है। तो वो एक सही कॉन्टेक्स्ट होता है फोमो के लिए, उसको एक्चुअली में फोमो कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जिस भी कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, ठीक है, कोई नहीं। बाई डैश दैट द एग्जाम इज गोइंग टू बी एक्सेप्शनली टफ एंड दैट स्टूडेंट्स विल मिस आउट ऑन क्रूशियल मटेरियल इफ दे डू नॉट ज्वाइन अ पर्टिकुलर बैच और कोर्स। अब देखो बाई प्रेपोजिशन है, इसके आगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, सारी आईएनजी में। तो ये जो फियर क्रिएट कर रहे हैं, कैसे क्रिएट कर रहे हैं, किसी चीज को क्लेम करके ही होगा, बाई अज्यूमिंग। बच्चे अज्यूम करेंगे, टीचर्स अज्यूम नहीं करेंगे। जो यूट्यूबर हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो टीचर्स हैं, वो ये क्लेम करेंगे कि पेपर ऐसा होने वाला है, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो है वो उस बात को मानेंगे। तो ये लोग अज्यूम नहीं कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग भी नहीं कर रहे हैं, ना ही ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, क्लेम। एक्सप्लेन और क्लेम में आपको डाउट लग सकता है। वी एक्सप्लेन थिंग्स, हम चीजों को तब एक्सप्लेन करते हैं जब कोई चीज ऑफिशियली आ गई है, तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी कोई चीज अगर ऑफिशियल नहीं है, जब तक कोई भी चीज ऑफिशियल नहीं है, तो हम उस चीज को जस्ट क्लेम करते हैं कि ऐसा होने वाला है। सो क्लेमिंग इज द करेक्ट वर्ड यहाँ पे, ठीक है। बाई, और क्या क्लेम करते हैं, दैट द एग्जाम इज गोइंग टू बी एक्सेप्शनली टफ, कि जो एग्जाम है वो एक्सेप्शनली टफ होने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे द एग्जाम सब्जेक्ट है इज गोइंग टू, तो ध्यान देंगे बी गोइंग टू आपका विल जैसा फंक्शन करता है, विल के जैसा सेंस देता है, तो ये बहुत टफ होने वाला है। एंड दैट, और ये कि स्टूडेंट्स जो है वो मिस आउट करेंगे, किस चीज पे मिस आउट करेंगे, ऑन क्रूशियल मटेरियल। मिस आउट ऑन समथिंग आपका एक पूरा फ्रेज बनता है, टू मिस आउट ऑन समथिंग, ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है आपकी, ठीक है। और किस चीज पे मिस आउट कर जाएंगे, क्रूशियल मटेरियल, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल, इफ यदि दे डू नॉट ज्वाइन अ पर्टिकुलर बैच और कोर्स, अगर वो इस पर्टिकुलर बैच या कोर्स को ज्वाइन ना करें तो मिस आउट कर जाएंगे। देखो जब मैं इस पैसेज को पढ़ रहा हूं ना, जैसे हमने भी एक बार बोला था आई गेस कि एनटीए पेपर बना सकता है। देखो समटाइम्स इनका पैसेज अपनी जगह ठीक है, इनकी सोच अपनी जगह ठीक है, हर किसी की सोच अपनी जगह होती है, मेरा ऐसा मानना है। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि जैसे अभी रिसेंटली इतनी सारी चीजें एसएससी एग्जाम्स में चली थी, एसएससी के चेयरमैन साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था, ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, जितने लोग वहां पे थे, ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि अगली बार जब पेपर होगा, जब इस बार इतने गलत क्वेश्चन आ गए, ये आ गया, कोई लेवल पे सवाल उठा रहा है, कोई कह रहा है कि हंसते हंसते आदमी 120 नंबर ले आएगा बिना पढ़े भी, एक तो ये कह रहे थे कि अंधा आदमी भी 120 नंबर ले आएगा, पेपर का लेवल इतना खराब है। तो चेयरमैन साहब ने एक बात कही थी कि अगली बार आपको पता लगेगा कि ये सीजीएल प्री का पेपर है, ये मेंस का है और ये सीएचएसएल है, ये 12वीं का लेवल होता है और ग्रेजुएशन का लेवल होता है। अगर ऐसी बातें उन्होंने कही थी तो इट इज प्रोबेबल कि मे बी पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ जाए। कभी हमने ये नहीं कहा कि पेपर इतना मुश्किल आ जाएगा कि आप कर नहीं सकते हो, ऐसा कभी होता ही नहीं है। दूसरी चीज, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर पेपर का लेवल कुछ अलग से डिफिकल्ट है तो कोई आपको अलग से पढ़ाने वाला है। लगभग जितने लोग पढ़ाते हैं आज भी, मैं सारे टीचर्स की इस चीज में तारीफ भी मानता हूँ, लगभग सभी लोग मतलब सफिशिएंट कंटेंट देते हैं यार, क्या दिक्कत है। जिसको जितना लगता है ना कि प्रॉपर पढ़ाया जाए, हर एक टीचर अपने बच्चों पर बराबर मेहनत करता है और बढ़िया तरीके से मेहनत करता है, प्रॉपर तरीके से। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी चीजें कही जानी चाहिए, बोली जानी चाहिए, बिकॉज एक दूसरा भी फियर होता है ना। जैसे मान लीजिए आप मेरे से पढ़ रहे हैं, जैसे हमने भी टॉप 50 वाली सीरीज शुरू करी है, हमने उसके लिए आपसे पैसे नहीं लिए, हम उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस डाल रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट हमने उसके लिए पैसे नहीं लिए आप लोगों से, किसी से एक पैसा भी नहीं मांगा होगा। हम इतनी सारी फ्री पीडीएफ्स आपको दे देते हैं, अच्छे लेवल की पीडीएफ भी कंपाइल करवा रहा हूँ मैं कि अच्छे लेवल की प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो इसको करिए। इवन जैसे संजीवनी हमने जब लॉन्च करी थी, हमने लिस्ट सी सिर्फ इसलिए रखी थी कि उसमें थोड़े अच्छे लेवल के वर्ड्स हों,
और हम तो कहीं नहीं रहे सब करो। जब आपका बेसिक लेवल कंप्लीट नहीं है तो आप अच्छे लेवल का क्यों करोगे? पहले ए लिस्ट को करो, फिर बी लिस्ट को करो, फिर सी पे पहुंचो ना। हम तो जब मैराथन्स ले रहे हैं तो जैसे वन वर्ड्स की जो मैराथन हमने ली, पहली मैराथन हमने ली कि टॉप वन वर्ड्स मोस्ट प्रोबेबल, ऐसे वन वर्ड्स जो एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा संभावना है, वो सारे आसान वाले ही हैं। उसमें से बहुत सारे आपको आते होंगे पहले से ही, लेकिन एक दूसरी क्लास भी हम ले रहे हैं, ऐसे वन वर्ड्स जिनको याद करना इनक्रेडिबली डिफिकल्ट है। क्योंकि मान लीजिए उनमें से क्वेश्चंस आ गए तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? तो मुझे लगता है कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक फोमो क्रिएट करने के लिए या एक प्रेशर या एंजाइटी क्रिएट करने के लिए। ये इसलिए भी तो हो सकता है कि किसी की इंटेंशन इतनी प्योर हो कि वो ये चाहता है कि यार बच्चे को एटलीस्ट उस लेवल पे तैयार रखा जाए कि अगर बाई चांस पेपर थोड़ा सा हिले तो हमारे बच्चे का दिमाग नहीं हिलना चाहिए, हमारे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हिलना चाहिए। दैट्स इट। मेरा तो यही टारगेट है कि पेपर ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए, कहीं चला जाए, मेरे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हिलना चाहिए। जिसने डेडिकेटेडली, जिसने अच्छे तरीके से मुझे फॉलो कराए, तो वो ऐसा उसको फील ना हो कि सर ने इजी इजी पढ़ा के छोड़ दिया। मैं इजी भी चीजें भी पढ़ाता हूँ, और मैं तो देखो जैसे ये मॉक भी कराता हूँ और इसमें बीच में पीवाईक्यूज अलग से दिखाता हूँ मैं आपको। तो वो मतलब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं ऐड करता हूँ उस कॉन्सेप्ट पे, जिन्होंने इस पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है उस पर मैं भी ऐड करता हूँ, तो पीवाईक्यूज ऐड करता हूँ, जिससे कि आपको जो जानकारी मिले वो रेलेवेंट हो। मैं तो कहता हूँ पीवाईक्यूज पे रहिए, लेकिन पीवाईक्यूज में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, उनको स्किप मत कीजिए, ठीक है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट मुझे लगता है कि जरूरी नहीं है कि ऐसा फोमो क्रिएट करा जाए। और हमने तो उतना देखा भी नहीं कि किसी ने ऐसा बैच भी, हमने भी कोई बैच नहीं आज तक लॉन्च करा ऐसा कि ये जी प्रो लेवल का बैच है, ये प्रो वाले बच्चों के लिए। और अगर ऐसा कुछ लाते भी हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट लाते हैं, जिससे कि जिस बच्चे को पढ़ना है वो पढ़ पाए। आ जाइए। दिस सब्जेक्ट है कैन बी अ मैनिपुलेटिव स्ट्रेटजी। ये अगर ऐसी स्ट्रेटजी एक्चुअल में है, सो दिस स्ट्रेटजी इज मैनिपुलेटिव। दिस कैन नॉट बी, नहीं, ये तो मैनिपुलेटिव है। टू ल्योर स्टूडेंट्स, ल्योर करने का मतलब होता है किसी को बेसिकली चारा डालना, किसी को मोहित करना। स्टूडेंट्स डैश स्पेंडिंग मनी, ल्योर समबडी इनटू डूइंग समथिंग, ठीक है, कन्विंस समबडी इनटू डूइंग समथिंग, ठीक है। यानी कि किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए कन्विंस कर लेना, तो इनटू आपका आता है यहाँ पे, ये फिक्स होता है, ध्यान देंगे। तो इनटू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इनटू स्पेंडिंग मनी ऑन कोर्सेज, मनी स्पेंड करें कोर्सेज पे और क्लासेस दैट मे नॉट नेसेसरली प्रोवाइड द बेस्ट वैल्यू। उन क्लासेस के लिए मतलब बेसिकली बच्चे पैसे वेस्ट करते हैं, वो बेस्ट वैल्यू ना दें। ये तो मैं भी कहूंगा कि अगर ऐसा कोई बैच कोई लॉन्च कर रहा हो ना कि भाई मुश्किल पढ़, अगर पेपर आता है तो ये बैच ले लो, मुश्किल पेपर आता है तो ये बैच, तो आप बिल्कुल मत लेना भाई, ठीक है। मैं तो कहूंगा कि जस्ट आप जिस पर ट्रस्ट करते हैं आप उससे पढ़ते रहिए। पेपर मुश्किल नहीं होता है, पेपर में चीजों को घुमा के पूछा जा सकता है। दैट डजंट मीन कि आपका कुछ एमटेक बीटेक टाइप का पूछ लिया जाएगा, वैसा कुछ नहीं, ठीक है। टू ओवरकम सच फोमो, और ऐसे फोमो को ओवरकम करने का मतलब होता है किसी चीज से बाहर निकलना, ठीक है। तो ये पर्पज बताने के लिए आया इन्फिनेटिव। तो पर्पज क्या है कि मतलब इस प्रकार के फोमो को ओवरकम करने के लिए इट इज एसेंशियल, ये जरूरी है। किसके लिए? फॉर स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे इट्स का मतलब इट इज है, एक ये वाला इट्स होता है, एक इट्स होता है यहाँ पे ऊपर रेज्ड कॉमा नहीं होता है, उस इट्स को हम पजेसिव केस बोलते हैं, ठीक है। किसके लिए जरूरी है? स्टूडेंट्स के लिए। क्या जरूरी है? टू रिकॉग्नाइज, कि वो रिकॉग्नाइज करें दिस टैक्टिक, इस टैक्टिक को, एंड अंडरस्टैंड करें, समझें दैट के इट इज ऑफन डैश बाई कमर्शियल इंटरेस्ट। ये जो चीज है ना, ये बेसिकली किस चीज से होती है? क्या ये ड्रिवन है? क्या ये मैनिपुलेटेड है? मतलब इट इज नॉट मैनिपुलेटेड, इट इज ड्रिवन। ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो टैक्टिक है, ये किस वजह से आई है? इट इज ड्रिवन बाई मतलब व्हाट ड्राइव्स इट, कौन सी चीज है जो इसको लेके आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, कौन सी चीज लेके आ रही है? एग्जीक्यूटेड नहीं, एग्जीक्यूट तो कोई चीज अभी हुई नहीं, ठीक है। डिसाइडेड नहीं, तो इट इज ड्रिवन बाई कमर्शियल इंटरेस्ट रेदर देन अ जेन्युइन कंसर्न, ठीक है। बट समटाइम्स द कंसर्न माइट बी जेन्युइन, ठीक है। और आप देख भी रहे भाई, लोग काफी मेहनत करते हैं समटाइम्स, तो ये भी समझना आपकी जिम्मेदारी है कि समटाइम्स द कंसर्न माइट बी जेन्युइन, है ना, फॉर देयर सक्सेस, और हो सकता है उनकी सक्सेस के लिए जेन्युइन कंसर्न हो, ठीक है। बाई स्टेइंग इन्फॉर्म्ड, और ये कैसे कर सकते हैं कि आपको स्टे रहना है इन्फॉर्म्ड, स्टे इन्फॉर्म्ड। तो बाई प्रपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है स्टेइंग, और क्या रहना है? तो स्टे आपकी क्योंकि लिंकिंग वर्ब होती है, तो इन्फॉर्म्ड आपका यहाँ पे आगे कॉम्प्लीमेंट आ जाता है उसके लिए। अबाउट प्रपोजिशन है द सिलेबस, किसके बारे में इन्फॉर्म्ड रहना है? सिलेबस के बारे में। एंड पीवाईक्यूज, और पीवाईक्यूज कब के? रिसेंट ईयर्स के, जो हाल फिलहाल के ईयर्स के हैं। लेकिन मैं तो फिर भी ये सजेस्ट करूंगा कि रिसेंट के अलावा भी थोड़े लगा लेना, अच्छे लेवल के पीवाईक्यूज, ठीक है। स्टूडेंट्स कैन अवॉइड, स्टूडेंट्स अवॉइड कर सकते हैं अननेसेसरी स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन करने का मतलब होता है अफवाहें, ठीक है।
एंड फोकस ऑन, और फोकस करें बेसिकली किस चीज पे, ऑन सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स। और रियलिस्टिक गोल्स ये बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। व्हेन सेलेक्टिंग, हमें सेलेक्ट करना चाहिए मतलब व्हेन सेलेक्टिंग क्या करते हुए, स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करते हुए या कोर्सेज सेलेक्ट करते हुए स्टूडेंट्स शुड प्रायोरिटाइज, स्टूडेंट सब्जेक्ट शुड हेल्पिंग वर्ब, प्रायोरिटाइज मेन वर्ब है, उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। किस चीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए, दोज दैट अलाइन डैश द सिलेबस एंड पीवाईक्यूज, जो कि अलाइन करते हैं सिलेबस और पीवाईक्यूज के साथ। तो अलाइन विथ आपका करेक्ट फ्रेज होता है, अलाइन विथ समथिंग। सो ऐसे लोगों को प्रेफरेंस देनी चाहिए जो सिलेबस और पीवाईक्यू से अलाइन करते हैं। जैसे आप देखते भी हैं, मैंने अभी भी बताया था कि जब भी मैं एक्स्ट्रा एग्जांपल लेता हूं तो आई ट्राई कि पीवाईक्यूज लें, जिससे कि आप ये समझ पाए कि ये रेलेवेंट है, ठीक है। रेदर देन फीलिंग प्रेसर्ड, आपको प्रेसर्ड फील नहीं करना चाहिए टू ज्वाइन अ पर्टिकुलर बैच ड्यू टू अग्रेसिव मार्केटिंग, अग्रेसिव मार्केटिंग की वजह से। तो बहुत सारे लोग करते हैं अग्रेसिव मार्केटिंग, ठीक है। टॉकिंग टू योर ऑलरेडी सेलेक्टेड फ्रेंड्स, ऐसे दोस्त जो पहले से सेलेक्टेड है। तो टॉकिंग आपका स्टार्टिंग में आया, दैट मीन्स ये आपका जीरेंड है, जीरेंड है। किससे बात करना, तो टॉकिंग टू योर ऑलरेडी सेलेक्टेड फ्रेंड्स और मेंटर्स, तो या मेंटर से। अबाउट प्रपोजिशन है, सच कंसर्न्स उसका ऑब्जेक्ट है। डैश प्रोवाइड वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव, ये चीज प्रोवाइड कर सकते हैं वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव, क्योंकि टॉकिंग सब्जेक्ट है तो यहाँ पे प्रोवाइड मेन वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो मे बी तो नहीं आ सकता, क्योंकि मे बी तो एक एडवर्ब होता है, ठीक है। आगे, और क्योंकि अगर यहाँ पे हेल्पिंग मे बी आ सकता था, अगर ये प्रोवाइड्स होता तो आ सकता था, क्योंकि टॉकिंग बेसिकली सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो प्रोवाइड्स होता, अगर यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। यानी कि यहाँ पे कोई मॉडल वर्ब है, मॉडल के बाद में बेस फॉर्म आनी चाहिए, तो मे बी नहीं आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा विल भी नहीं आ सकता, विल बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। देखो मे और बी जब अलग अलग होते हैं तो मे आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, बी आपकी बी फॉर्म होती है, जिसके बाद या तो थर्ड फॉर्म आती है, एडजेक्टिव आता है, ठीक है। लेकिन जब मे बी एक सिंगल शब्द होता है तो मे बी का मतलब होता है परहैप्स, यानी कि शायद, ठीक है। तो आगे अब दो ऑप्शन बचे, एक तो शुड है, एक कैन है। शुड का मतलब होता है चाहिए, और कैन बेसिकली क्या होता है कि जो ये कर सकता है, एबिलिटी दिखाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बात करना क्या कर सकता है, आपको वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कर सकता है, करना चाहिए नहीं, उसके लिए कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं, कोई ड्यूटी नहीं है। तो बेसिकली शुड का नहीं, कैन का यूज आपको करना चाहिए। सो इट कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव एंड हेल्प स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की मदद कर सकता है, फील मोर फोकस्ड बाय रिकॉग्नाइजिंग, क्या रिकॉग्नाइज करना है, द टैक्टिक्स यूज्ड टू क्रिएट, जिनको यूज किया जाता है फोमो क्रिएट करने के लिए। स्टूडेंट्स कैन रिड्यूस एंजाइटी, एंजाइटी रिड्यूस कर सकते हैं, एंड अप्रोच एग्जाम्स विद कॉन्फिडेंस, नोइंग दैट देयर सक्सेस इज डिटरमिन्ड बाय देयर एफर्ट्स एंड प्रिपरेशन। सही बात है, आपकी जो सक्सेस है वो आपके एफर्ट्स और प्रिपरेशन से डिटरमिन होती है, ना कि किसी और के, ठीक है। आपको खुद की मेहनत करनी पड़ेगी, इट्स ऑल अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट योर हार्डवर्क, ठीक है। और अगर आपने मेहनत करी है तो अल्टीमेटली हम भी यही कह रहे हैं कि आपको जस्ट मेहनत करनी है, ठीक है। यू नीड टू वर्क हार्ड, जितना ज्यादा हो सकता है हार्डवर्क करेंगे उतना आपको फायदा होगा, अदरवाइज तो चीजें चलती रहती हैं दुनिया में बहुत सारी, ठीक है। बाकी मेरे भाई फिर भी स्टिल यू फील कि अगर आपको बैच में, हमेशा प्रेफर करता हूँ कि बुक होनी चाहिए, ठीक है। मैं क्लासेस में हमेशा कोशिश करता हूँ, क्योंकि क्लासेस के माध्यम से वोकैब को कवर कर पाना उतना आसान नहीं होता है। वोकैब में क्लासेस के माध्यम से वोकैब को रिवाइज किया जा सकता है, लेकिन बेस आपको एक बुक पे बनाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। इट इज माई थॉट, लेकिन फिर भी बाकी इंग्लिश ग्रामर के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, और अगर पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए, ई बुक्स वगैरह चाहिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिंड कमेंट में मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर लेना जरूर, ठीक है। बाकी हमारा अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप चैनल है, और ये इंस्टाग्राम है हमारा, प्रशांत_सोलंकी_इंग्लिश, ठीक है। आप हमसे बात कर सकते हैं, कोई भी बात बतानी हो, कुछ भी हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाकी मिलेंगे मेरे भाई अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।